हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में आई हुई प्रश्नों पर बात करेंगे। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय उप परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? प्रश्न पूछा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, इसका निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी पर। किस नदी पर हुआ था? तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, इसका निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? क्या पूछा है यहाँ कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से पुकारा जाता है या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? तो आपकी गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? प्रश्न पूछा गया है कि जो रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था या फिर स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1949। किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिससे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कर मिलता है, या फिर वो सबसे ज्यादा कर का भुगतान करता है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? तो सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा कर का भुगतान करता है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न है, विधानसभा एवं विधान परिषद, यहाँ उल्टा हो गया है, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? यहाँ ये पूछा गया है कि विधानसभा और जो विधान परिषद होती है, तो इन दोनों का एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? कम से कम पूछा है, अधिक से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उतने तो मस्ट हैं, होने ही चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। विधानसभा और विधान परिषद में एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? किसका पूछा गया है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों, जो राज्यसभा में सदस्य नामांकन मतलब मनोनीत जो किए जाते हैं और नामांकन निर्वाचित होते हैं और मनोनीत होते हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में भी। तो यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये वाली जो प्रोसेस है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये किस संविधान से ली गई है, मतलब किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है? राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के बारे में जो प्रक्रिया ली गई वो आयरलैंड से ली गई है। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायपालिका। कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों, अगर आपने अभी तक टीचिंग स्टडी लाइन को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बिल्कुल करें। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति होती है उसका मुख्यालय पूछा है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोसानी। कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो आपका लोसानी में है। प्रश्न नंबर 10 है, चेतना
ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन सा है? कौन सा ऊतक? चेतना। ठीक है, चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन सा है? ऐसा ऊतक कौन सा है जो चेतना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक को हम क्या कहते हैं? चेतना ऊतक के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? क्या पूछा है यहाँ कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। कितना होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 6.4, 6.6, 6.9 और 7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 7। शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई होती है? तो ये होती है दूरी की। ठीक है, दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? क्या पूछा गया है कि कर्मा जो आपका एक नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है सोनभद्र का, महुआ का, मथुरा का या फिर खीरी का। जो आपकी लखीमपुर खीरी है वो खीरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र का। कहाँ का है? तो जो कर्मा लोक नृत्य है वो सोनभद्र का है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो योजना आयोग है, योजना आयोग बना था और उसका गठन किस सन में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971। कब किया गया था? तो सन 1971 में उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। कितने हैं? ये यूपी की विधान परिषद है और अपनी मतलब उत्तर प्रदेश में विधानसभा तो सब में होती है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 100 सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद तो मतलब कभी टेम्परेरी नहीं होती है, स्थायी होती है। अस्थायी सदस्य ये सदन नहीं है। राज्यसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है, ये दोनों स्थायी सदन है। ये कभी भी मतलब ये ने मतलब निरस्त नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और जो राज्यसभा और विधान परिषद है इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष तक होता है। ये तो भंग होती ही नहीं है, कभी ये निरस्त नहीं होती। इसके 2 साल बाद सदस्यों को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। और जो आपकी राज्यसभा है और विधान परिषद है वो चलती रहती है। ठीक है, 2 साल बाद इसके सदस्यों को निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ सदस्यों को, ये नहीं कि सभी सदस्यों को, और बाकी के उसमें चलते रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर कौन सा होता है? वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर कौन सा होता है? तो आपकी यहाँ वायुमंडल की परत पूछी है, वायुमंडल की परत पूछी है, तो कितनी होती है? 5 होती हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर वाली पूछी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सोस्फीयर। कौन सी होती? एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर पूछी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, पर्यावरण अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? जो आपका एनवायरमेंट है, स्टडी है, वो किसके लिए आवश्यक है? प्रदूषण रोकने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, मानव की खुशहाली के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में क्या आता है? प्रदूषण को भी रोकने के बारे में बात की जाती है, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी, जो नेचुरल होती हैं आपदाएं उनसे बचने के लिए भी बात की जाती है। ठीक है, और मानव की खुशहाली के लिए भी। तो ये सारी चीजें कैसी हैं? पर्यावरण से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 18 है, वियतनाम की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। यहाँ पर वियतनाम की राजधानी और मुद्रा एक ही साथ दी गई हैं और आपको पूछी है कि कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
हनोई और डॉग। हनोई क्या हो जाएगी वियतनाम की राजधानी और डॉग क्या हो जाएगी यहाँ की वियतनाम की मुद्रा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। यहाँ पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये की थी आपकी जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 20 है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। क्या पूछा गया है कि आपकी जो एस्पिरिन है वो कहाँ से मिलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेड़ से। कहाँ से मिलती है, एक पेड़ से प्राप्त की जाती है एस्पिरिन। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 21 है, वह स्थान जहां अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। ऐसा स्थान कौन सा है जहां पर ब्राह्मी लिपि का क्या पता चला, अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी स्थान से। कहाँ से पता चला था, ब्रह्मगिरी एक स्थान से अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 22 है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, मतलब अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऐसा कौन सा सुल्तान है, तो वो था आपका फिरोज तुगलक। कौन था, फिरोज तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण या फिर आत्मकथा लिखी थी, मतलब स्वयं लिखी थी अपने हाथों से। प्रश्न नंबर 23 है, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था। जिस टाइम पर दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था उस टाइम पर भूमि नापने के लिए, जैसे अभी लेखपाल जी नापते हैं कुछ कड़ियों के द्वारा, तो उस टाइम पर मतलब भूमि नापी जाती थी, तो किस चीज का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, किस्मत ए गल्ला, या फिर गल्ला बख्शी, या फिर मशाहत, या फिर गाची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मसाहत। मसाहत ऐसा कोई वो होगा, यंत्र या उपकरण वगैरह नापने का, कोई रस्सी वस्सी का नाम दिया गया होगा, तो उससे मतलब ये जमीन मापी जाती थी, मशावत। प्रश्न नंबर 24 है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। यहाँ क्या पूछा गया है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, तो इन्होंने किया था खतौली के युद्ध में। किस में किया था, खतौली का जब युद्ध हुआ था तो महाराणा सांगा जो थी उन्होंने इब्राहिम लोदी को क्या किया था, परास्त किया था। ठीक है, तो खतौली का युद्ध हुआ था उसमें, याद रखें क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 25 है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। प्रश्न एक बार फिर से देख लें, आजाद हिंद फौज, ठीक है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। किसने वकालत की थी, उस वकालत वाले का नाम पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर टीवी सप्पू। कौन थे, सर टीवी सप्पू थे। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 26। प्रश्न है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। या स्थान पूछा गया है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अखिल भारतीय किसान की सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो वो थी आपकी लखनऊ। कौन सी जगह थी, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान की सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर है 27, बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है, और जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो बंगाल विभाजन के एक साल बाद मतलब 1906 में हुई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का विद्रोह किया था, सॉरी नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 28, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। यहाँ क्या पूछा गया है कि अनुशीलन जो समिति थी तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरीद्र घोष। किसने,
बरिंद्र घोष ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंद्र घोष या फिर इसको बारिंद्र घोष भी बोल सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर बारिंद्र घोष भी दिया होता है। बारिंद्र घोष या फिर बरिंद्र घोष ने इसकी स्थापना की थी। और प्रश्न नंबर 29 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? क्या पूछा गया है यहाँ पर? राष्ट्रीय मानवाधिकार की यहाँ पर डेट पूछी गई है, सन, कि किस सन में हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। तो ये हुआ था वर्ष 1993 में। कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। सन 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा उस राज्य में क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। वैसे झारखंड में काफी चीजें पाई जाती हैं, तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। तो साथियों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप सभी के कितने प्रश्न सही गए हैं ये भी बताएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीचिंग स्टडी लाइन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।